हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 से। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है द्रुमिका, सिनेप्स, एक्शन और आवेग। जंतुओं के शरीर में दो तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं कि उनके मध्य एक खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की कार्य करती है? ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी। हमारे शरीर में कुछ अंतस्रावी ग्रंथियां हैं जबकि कुछ बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतस्रावी ग्रंथि वैसे ग्रंथि को कहा जाता है जिसका स्राव सीधे रक्त में मिलता है, परंतु बाह्यस्रावी ग्रंथि वैसे ग्रंथि को कहा जाता है जिससे उत्पन्न स्राव सीधे रक्त में नहीं मिलता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है एक ऐसा ग्रंथि का नाम जो अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की कार्य करती है। इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जिसका एक भाग अंतस्रावी और एक भाग बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है? ऑप्शन दिया गया है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। सबसे पहले हमें समझना होगा कायिक प्रवर्धन क्या है। हम अक्सर देखते हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके जड़, तना या पत्ती के भाग से नए पौधे का जन्म होता है। जनन के इस प्रकार की विधि को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती के द्वारा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन दिया गया है दही, इमली, सिरका या टमाटर। दूध में मौजूद लैक्टोज का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में होता है एक विशेष प्रकार के जीवाणु के द्वारा। इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। इस प्रकार दही लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दही। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन हमारे पास है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या उपर्युक्त सभी में। इस प्रश्न में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें नए पौधे का जन्म तने के भाग के द्वारा होता है, यानी तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पुदीने में, हल्दी में तथा अदरक में, इन तीनों में तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन दिया गया है पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा या फूल द्वारा। ब्रायोफाइलम पौधे में नए पौधे का जन्म पौधे के किस भाग के द्वारा होता है ये हमें बताना है। ब्रायोफाइलम में पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ब्रायोफाइलम के पत्ती में पहले कलिकाएं निकलती हैं और बाद में ये पत्ती जब अपने पैतृक पौधे से अलग हो जाती हैं तो ये कलिकाएं पूर्ण विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन पत्तियों के द्वारा ही होता है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? हम अक्सर अम्लीय वर्षा का नाम सुनते हैं। अम्लीय वर्षा यानी एक ऐसा वर्षा जिसमें वर्षा के पानी में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। इस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि
पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? ऑप्शन हमारे पास है 7 से कम, 5.6 से कम, 8.6 से अधिक या 7 के बराबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 5.6 से कम। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और उनका जवाब होता है 7 से कम, लेकिन ये सही नहीं है। सही जवाब है 5.6 से कम। अगर वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तभी हम इस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं, ऑप्शन है रिपीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर, रिपीट, रिवर्स, रिसाइकल, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को उपयोग करते हैं, जैसे कि कागज, प्लास्टिक, फाइबर इत्यादि। इन सभी उपयोगी पदार्थों का हम जितना अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, पर्यावरण पर दबाव उतना ही अधिक पड़ता है। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रकार के पदार्थों का जहां तक हो सके हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है और वह है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस यानी कम करना, इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग जहां तक हो सके हमें कम करना चाहिए। रिसाइकल यानी इसका रिसाइकल होना चाहिए। इस प्रकार के पदार्थ जब टूट फूट जाते हैं तो उनको गलाकर, उनको पिघलाकर फिर से नए पदार्थों का निर्माण होना चाहिए और उस प्रकार के पदार्थों का यूज होना चाहिए। यानी इस प्रकार के पदार्थों का रिसाइकल होना चाहिए। रीयूज यानी जो पदार्थ एक बार हम खरीद लेते हैं, इस प्रकार के पदार्थ का बार बार यूज होना चाहिए। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वह है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन है जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय, जैविक कारक और अजैविक कारक। अपघटन होने के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। ऐसा पदार्थ जिन्हें सूक्ष्मजीव आसानी से विघटित करके सरल पदार्थ में परिवर्तित कर दे, इस प्रकार के पदार्थ को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो कागज, सूखी पत्ती, जानवर के खाल इत्यादि, इस प्रकार के पदार्थ जैव निम्नीकरणीय हैं और इस प्रकार के पदार्थों का अपघटन सूक्ष्मजीव द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीव आसानी से विघटित नहीं कर पाते, जैसे कि डीडीटी, प्लास्टिक इत्यादि। इस प्रकार के पदार्थ को जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या हैं? सही जवाब होगा जैव निम्नीकरणीय, यानी ऐसा पदार्थ जिससे जैविक प्रक्रम यानी सूक्ष्मजीव आसानी से विघटित कर दे। परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है मलेरिया, एड्स, टाइफाइड या त्वचा कैंसर। परावैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली अत्यंत हानिकारक किरणें हैं, परंतु हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो एक छाता की तरह कार्य करती है। यह ओजोन परत हमारी पृथ्वी की धरती तक परावैंगनी विकिरण की हानिकारक प्रभाव को आने से रोकती है, परंतु कुछ मात्रा में परावैंगनी विकिरण हमारी पृथ्वी की धरती तक भी पहुंच सकती है और इस प्रकार परावैंगनी किरणें हमारे लिए अत्यंत ही घातक हैं। परावैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर का खतरा होता है। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? ऑप्शन दिया गया है 2 से 3, 5 से 7, 7.0 से 7.8 या 9.0 से 9.5। सही जवाब होगा ऑप्शन सी
7.0 से 7.8। जब हमारे शरीर के रक्त का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 के बीच रहता है तब हमारा शरीर ठीक तरीके से कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मिट्टी का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, जल संरक्षण या प्रदूषण पर नियंत्रण। चिपको आंदोलन का संबंध है वृक्षों के संरक्षण से। जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है रासायनिक ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। जितने भी हरे पौधे हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की किरणों में उपस्थित ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है और ये रासायनिक ऊर्जा सभी प्रकार के जीवों के ऊर्जा आपूर्ति के काम आते हैं। इस प्रकार जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। ऑप्शन दिया गया है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। अगर हम बात करें वन पारिस्थितिक तंत्र की तो हरे पौधे उत्पादक की भूमिका अदा करते हैं, यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जो हिरन होते हैं ये हरे पौधों के भागों को खाते हैं, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। ऑप्शन दिया गया है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल या इंसुलिन। सही जवाब होगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल एक पादप हार्मोन है और इसी हार्मोन के कारण पत्तियों के मुरझाने की प्रक्रिया होती है। निम्न में से कौन सी श्रेणी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन है घास, गेहूं, आम, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी और अंतिम ऑप्शन है घास, बकरी, मानव। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घास, बकरी, मानव। ये श्रेणी जो है ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, क्योंकि घास प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, बकरी उस घास का सेवन करते हैं और मानव बकरी को खा जाते हैं। यानी घास, बकरी और मानव एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है। इस प्रश्न में पूछा गया है ऑक्सीजन प्राणवायु है जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 जबकि ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है जबकि ओजोन भी हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ओजोन परत में ओजोन गैस उपस्थित होती है और ये सूर्य के परावैंगनी विकिरण को धरती तक आने से रोकती है। परंतु ओजोन गैस हमारे लिए एक घातक विष के समान है। अगर हम अपने श्वास में ओजोन गैस ले ले तो ये हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओजोन एक घातक विष के समान है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है उष्मा, परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण या दृश्य प्रकाश। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य की हानिकारक परावैंगनी विकिरण को अपने में सोख लेती है और धरती तक आने से रोकती है। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। ऑप्शन है हरे पौधे, जंतु, कवक या सूक्ष्मजीव। जो हरे पौधे होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। हरे पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सूर्य की किरणों में उपस्थित प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन खाद्य ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा में होता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा जीवमंडल में हरे पौधे के द्वारा ही प्रवेश करती है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी या इनमें से कोई नहीं। किसी पुष्प का नर जननांग होता है पुंकेसर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। इन चार ऑप्शन में से इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन मानव शरीर से संबंधित हैं, परंतु साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पौधों में जाइलम का कार्य है भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अर्थात जाइलम का कार्य है पौधों में जल का परिवहन करना। यह प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन दिया गया है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। हमारे रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं में से प्लेटलेट्स एक ऐसी रक्त कोशिकाएं हैं जो रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाती हैं और रक्त के बर्बाद होने से बचाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने में उपयोगी है स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ईईजी या ईसीजी। ऐसा यंत्र जो रक्तदाब मापने में उपयोगी है उसे स्फाइग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है हीमोफीलिया में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, रक्त की मात्रा अधिक हो जाती है या रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्तस्राव के स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त की अत्यधिक मात्रा में बर्बादी होती है। अर्थात हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी कारण से अगर व्यक्ति के शरीर में चोट लगे तो व्यक्ति में रक्तस्राव बहुत लंबे समय तक होते रहता है और रक्त की कमी से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? ऑप्शन हमारे पास है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। एक ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। वह विटामिन है विटामिन के। अब अगला प्रश्न, नर और मादा युग्मक के संयोजन से बनी कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है युग्मनज, युग्मक, भ्रूण या जनन कोशिका। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संयोजन होता है और इस संयोजन के परिणाम स्वरूप एक एकल कोशिका का निर्माण होता है। इस कोशिका को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा युग्मनज। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है 46 जोड़े, 23 जोड़े, 26 जोड़े या 18 जोड़े। मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं। मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन है आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र या ग्रासिका। मनुष्य के शरीर में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत होती है। हमारे लार में उपस्थित एमिलेज का कार्य है।
ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, स्टार्च का पाचन या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर के लार में एक विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिससे एमिलेज कहा जाता है। इस एमिलेज का कार्य है स्टार्च का पाचन। ये एमिलेज स्टार्च पर क्रिया करके स्टार्च के अणु को सरल अणुओं में तब्दील कर देते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डार्विन। डार्विन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, परिवहन या श्वसन। मनुष्य में वृक्क अर्थात किडनी उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी का कार्य यह है कि ये रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है, अर्थात वृक्क यानी किडनी हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और चलन। प्रकाश संश्लेषण पौधों की एक जैविक क्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों के शरीर से जल का ह्रास होता है वाष्प के रूप में। इसी प्रकार चलन अर्थात गति करना अधिकांश जीवों की एक अनिवार्य घटक है, परंतु श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के जीव और सभी प्रकार के जंतु, पौधे, जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी के लिए श्वसन अनिवार्य है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन दिया गया है क्षय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है। चूंकि रक्त का एक प्रमुख घटक आयरन अर्थात लोहा है, इसीलिए जब किसी व्यक्ति के शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त की भी कमी हो जाती है और इसी बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। अर्थात रक्त में आयरन की कमी से होने वाला बीमारी है एनीमिया। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C12H6O12, C6H12O6, C6H6O6 या फिर C6H6O12। सही जवाब है ऑप्शन बी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन दिया गया है स्टार्च, वसा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो भोजन हम ग्लूकोज के रूप में लेते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, परंतु हमारे शरीर में ग्लूकोज की अगर अतिरिक्त मात्रा ले ली जाए, यानी जितने हमें आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा अगर हम ग्लूकोज की लेते जाएं, तो ये अतिरिक्त मात्रा किस रूप में हमारे शरीर में संचित होता है? इसका सही जवाब होगा ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन हमारे यकृत में संचित होता है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, इसमें पौधों के बारे में पूछा गया है। पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन है स्टार्च, वसा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। सही जवाब होगा स्टार्च। पौधों में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा स्टार्च के रूप में संचित होता है। एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं। ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या लिपिड। एंजाइम ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं, और ये एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। निम्न में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है सोना, सोडियम, लोहा या तांबा।
सोना एक ऐसी धातु है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि सोने की अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है और सोने की ये टेंडेंसी होती है कि ये किसी भी वस्तु या पदार्थ से संयोग न करे, अर्थात इसकी अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण सोने पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, गैलियम या सीजियम। सही जवाब है पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अब अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, इसमें अधातु के बारे में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर या फास्फोरस। इसमें सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और मेथेनॉइक अम्ल। सही जवाब होगा मेथेनॉइक अम्ल। चींटी और नेटल के डंक में मेथेनॉइक अम्ल की उपस्थिति के कारण ये हमें दर्द पहुंचाती है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.H2O, NaHCO3.10H2O, Na2CO4.10H2O। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2 और NH4। इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए, बी और डी सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। कारण क्या है कि इसमें परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और इस प्रकार के यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। परंतु ऑप्शन सी यानी CaCl2 एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और तत्पश्चात बंधन बनता है। वैसे यौगिक जिसमें परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के फलस्वरूप बंधन बनता है, तो वैसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा CaCl2। शुद्ध जल का pH मान होता है। ऑप्शन दिया गया है 0, 7, 14 या 10। शुद्ध जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, अर्थात शुद्ध जल उदासीन होता है और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। विलयन का pH मान संभवतः हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है 4, 7, 8 और 10। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और ये अम्लीय विलयन का गुण है कि वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अर्थात जो विलयन दिया गया है वह अम्लीय विलयन है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी विलयन का pH मान 4 होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोएथेन या टेट्राक्लोरोएथेन। सही जवाब होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है। इसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। सबसे अधिक तन्य धातु है। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा
या जस्ता। धातुओं का एक गुण है कि धातुओं को खींचकर लंबे और पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। इस प्रश्न में बताया गया है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसकी तन्यता सबसे अधिक है। इसका सही जवाब होगा सोना। सोना एक ऐसा धातु है जिसकी तन्यता दूसरे धातुओं के मुकाबले अधिक है। निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन हमारे पास है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस। आमतौर पर यह धातुओं का गुण होता है कि वे चमकीला होता है, परंतु इस प्रश्न में पूछा गया है एक ऐसा अधातु का नाम जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इसका सही जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है परंतु इसमें धातु जैसी चमक पाई जाती है। जंग से बचाने के लिए लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं विद्युत अपघटन, संक्षारण, यशद लेपन या पानी चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपरी सतह पर जस्ता की एक परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को कहा जाता है यशद लेपन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात NO2 के धुएं का रंग होता है। ऑप्शन दिया गया है भूरा, लाल, हरा या पीला। सही जवाब होगा भूरा। NO2 के धुएं का रंग भूरा होता है। अब इस प्रश्न को आप गौर से देखें। इसमें एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और इसमें पूछा गया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण दिया गया है इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। इस अभिक्रिया में हम देख पा रहे हैं कि जिंक यानी जस्ता वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अर्थात ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है 2H2 प्लस O2 बनाता है H2O। अगला ऑप्शन है 2Mg प्लस O2 बनाता है 2MgO। तीसरा ऑप्शन दिया गया है AgNO3 प्लस NaCl बनाता है AgCl प्लस NaNO3। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर बनाता है 2HCl। इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी AgNO3 प्लस NaCl। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 बार विस्थापन होता है। AgNO3 और NaCl जब आपस में अभिक्रिया करता है तो Na Ag का स्थान ले लेता है और Ag Na का स्थान ले लेता है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सोडियम है वह सिल्वर को विस्थापित करता है और जो सिल्वर है वह सोडियम को विस्थापित करता है। यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन हमारे पास हैं पीला, नीला, चमकीला उजला या लाल। जब किसी मैग्नीशियम फीते को वायु में जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ की रंग होती है चमकीला उजला। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आमतौर पर हम देखते हैं कि आलू चिप्स की पैकेट में हवा भरी हुई रहती है और हमें बताना है कि ये कौन सी गैस है। ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। सही जवाब होगा नाइट्रोजन। आलू चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है क्योंकि इसमें अगर ऑक्सीजन गैस भरा जाए तो ये पदार्थ के स्वाद को खराब कर देगा और इस प्रकार पदार्थ के स्वाद का खराब हो जाने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है विकृत गंधिता। यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है।
अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसमें आग की लौ उत्पन्न होती है, यानी ज्वाला के साथ जलती है। लेकिन हमें एक ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जो बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन हमारे पास है प्राकृतिक गैस, कोयला, मीथेन गैस और केरोसिन। सही जवाब होगा कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना आग की लौ के साथ जलता है। शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि कोयले में भी आग की लौ होती है, परंतु इसमें क्या होता है कि कोयले में कुछ ज्वलनशील और वाष्पशील पदार्थ होते हैं, और ये वाष्पशील पदार्थ जब तक पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसमें आग की लौ होती है। लेकिन जैसे ही ये वाष्पशील पदार्थ खत्म हो जाती है, कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है। अर्थात कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के ही जलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन हमारे पास हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या सेलुलोज। सही जवाब होगा सेलुलोज। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के किस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट और कोक। सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा अपरूप है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। दिन के समय पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है और रात्रि के समय यह ऊष्मा पृथ्वी बाहर अंतरिक्ष में मुक्त करती है। परंतु आजकल प्रदूषण की समस्या में वृद्धि होने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक वृद्धि ऊष्मा को बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, और इस प्रकार पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती जा रही है। पृथ्वी के औसत तापमान की इस वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। देखिए होता क्या है कि जब किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और जब हम इस द्रव को गर्म करते हैं तो ये गैस बन जाती है। परंतु कुछ ऐसे ठोस पदार्थ भी हैं जिसको अगर गर्म किया जाए तो ये द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे गैस बन जाती हैं, और इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठोस कपूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप ठोस कपूर को गर्म करेंगे तो ये द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे वाष्प बन जाएंगे, और इस प्रकार इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन दिया गया है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। चूंकि हवा विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है, इस प्रकार जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन हमारे पास है बैंगनी, हरा, लाल या नीला। प्रकाश के रंग की अगर बात की जाए तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश का रंग है बैंगनी, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश का रंग है लाल। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ऑप्शन दिया गया है f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2, f इज इक्वल टू 2r, f इज इक्वल टू 3r डिवाइडेड बाय 2, और अंतिम ऑप्शन है f इज ग्रेटर देन r। सही जवाब क्या होगा।
अगर हम किसी दर्पण की बात करें तो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह फोकस दूरी की दोगुनी होगी। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2। यानी जो फोकस दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। सही जवाब होगा ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शन में से सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, परंतु पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अर्थात इसमें पारा एक ऐसा पदार्थ है जो कि अर्धचालक नहीं है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया गया है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, उपर्युक्त दोनों या शून्य। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, परंतु अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन दिया गया है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक या 25 सेंटीमीटर से कम। अगर हम एक सामान्य नेत्र की बात करें तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु अगर हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो या फिर इससे अधिक दूरी पर हो तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। परंतु अगर कोई वस्तु हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर हो यानी अत्यधिक सामने हो हमारे नेत्र के, तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। वास्तव में सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस होता है और इसी उत्तल लेंस की मदद से छोटे छोटे वस्तुओं का आवर्धित चित्र हम देख पाते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इसी प्रकार बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण दाढ़ी बनाने में सबसे उपयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय।